बच्चों पिछली क्लास के अंदर हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सूत्र जो है वो निकाले थे। आज अपन उन्हीं सूत्रों के ऊपर आधारित कुछ अंकिक प्रश्न करेंगे। ये अंकिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हर साल इनमें से एक टॉपिक इसके एक के ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो अपन संधारित्रों के संयोजन पर आधारित अंकिक प्रश्न कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं, हमें कुछ संधारित्र दिए जाएंगे और उन संधारित्र को मिला करके हमें एक संधारित्र में बदलना है, यानी उन सब की तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये सब कैसे होगा इसको अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों जैसे एक प्रश्न है, लिख लेता हूं मैं। बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए और बी के बीच में आपको कुल धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। और इस प्रकार से आपको एक चित्र दिया हुआ है। ये संधारित्र 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये 4 माइक्रोफैराड का है और ये 4 माइक्रोफैराड का। ठीक है, अब आपको ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी थी। मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, आप इसको देखें अच्छे तरीके से, इसकी कॉपी में नोट डाउन करें। और इस प्रश्न के अंदर मैं जिस तरीके से लैंग्वेज लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ, आप बाकी सारे प्रश्नों में भी वैसे ही करें। बाकी में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा उनको। तो एक मैं पूरा सिस्टमेटिक करके भी बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों अपन को कुल धारिता निकालनी, तो इसको हल करना है हमें। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ ऊपर वाले ये दोनों जो है 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। यहाँ 2 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में। अतः तो ये दोनों बच्चों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों की कुल धारिता कितनी होगी, कुल धारिता कितनी होगी। तो श्रेणी क्रम में मैंने आपको एक सूत्र बताया हुआ है, C1 × C2 और अपॉन में C1 + C2, ये सूत्र बताया गया आप लोगों को। तो इन दोनों का गुणा करना है और दोनों का योग करना है। पिछले लेक्चर में मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, श्रेणी क्रम में कैसे अंकीय प्रश्न करना है, कैसे निकालना है कुल धारिता। तो दोनों को मैं गुणा कर रहा हूँ, 2 × 2 और अपॉन 2 + 2। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों मिलकर के 1 माइक्रोफैराड हो गए। ठीक है, अब पुनः ये दोनों 4 माइक्रोफैराड है ना श्रेणी क्रम में। अतः तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनकी कुल धारिता कितनी होगी। तो इनकी कुल धारिता जो है 4 × 4 अपॉन 4 + 4, ये मिलकर के देख लो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब बच्चों ये जो चित्र दिया हुआ है, हमेशा आपको जो प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हल करने, वो चित्र बना के सरल करने हैं आपको। तो जैसे अब मैं इस चित्र को वापस नया यही चित्र बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सरल करके बना रहा हूँ, सिंप्लीफाइड करके। तो बच्चों ये दोनों मिला करके 2 और 2 मिला करके कितना हो गया, 1 माइक्रोफैराड हो गया। इनको श्रेणी क्रम में मिला करके ये 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र हो गया। ऐसे कैसे, ये नीचे वाले जो दोनों है, ये दोनों मिलकर के भी जो है 1 संधारित्र हो गया। और ये कितने माइक्रोफैराड का हो गया, ये दोनों मिलकर के 4 और 4 मिलकर के बच्चों जो है ये 2 माइक्रोफैराड के हो गए। ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन सा है, बी बिंदु है। अब इस चित्र को भूल जाओ, इसको मैंने ऐसा सरल कर दिया, इन दोनों को मिला करके 1 बना दिया, इन दोनों को मिला के 1 कर दिया। अब ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों बच्चों देखो समांतर क्रम में। तो इनकी कुल धारिता कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में। अतः तो इनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो आपको पता ही है धारिता जुड़ती है, C1 + C2। तो C1 और इसमें C2 जुड़ जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड हो गए। तो ये दोनों मिलकर के एक संधारित्र हो गया। यहाँ मैं पास में ही चित्र बना देता हूँ। ये दोनों संधारित्र मिलकर के A और B के बीच में 1 और 2 मिलकर के समांतर क्रम में जुड़ते हैं, तो ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया 3 माइक्रोफैराड, ये आंसर है। अब मैं आपको दूसरा एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। अब मैं वापस उसी तरीके का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें भी ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है।
ये दो बिंदु ए और बी, इनके बीच में कुल धारिता निकालनी, और ये दोनों 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, और इसको मैं 1 माइक्रोफेरेड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुल धारिता निकालनी है, या इसको 3 माइक्रोफेरेड ले लो, बोले 3 माइक्रोफेरेड ले लिया। अब बच्चों हमें इस प्रश्न में कुल धारिता निकालनी थी। मैंने आपको कहा चित्र बना करके हम सरल करेंगे। तो ये चित्र आप एक बार, जो प्रश्न चित्र देता है उसको तो आप एक बार बना ही दिया करो। अब मैं इस चित्र को थोड़ा सरल कर रहा हूँ। देखो ये बीच वाला 3 माइक्रोफेरेड तो जुड़ा हुआ है, बस आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कौन से श्रेणी क्रम में, कौन से समांतर क्रम में। ये ऊपर वाले दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं, ये दोनों ये श्रेणी में दिख रहे हैं, लगातार जुड़े हुए, तो दोनों श्रेणी में। तो इन दोनों को मिला करके मैं एक संधारित्र बना दूंगा, इन दोनों को मिला करके। तो कितना होगा इन दोनों का ऊपर वाले का दोनों का जो है भाई, वो आपको सूत्र बताया हुआ, दोनों का गुणा और दोनों का योग, C1 × C2 यानी 2 × 2 बटा 2 + 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 2 4, 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों मिलकर के तो हो गया 1 माइक्रोफेरेड। और ये सूत्र बताया हुआ है ना आपको, श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र होते हैं, तो दोनों को मिला करके 1 बनाना है, कुल धारिता निकालनी, तो दोनों का गुणा करो और दोनों का जोड़ कर दो। नीचे वाले देखो, दोनों 4 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, तो इनकी कुल धारिता निकालनी 4 × 4 / 4 + 4, तो ये 16/8 जो है 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और ये 3 माइक्रोफेरेड, ये हमारा बिंदु ए है और ये कौन सा बिंदु है, बी है। अब ये 3 संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर, इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये तीनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तो इनकी कुल धारिता कितनी आ जाएगी, तो समांतर क्रम में ये सूत्र समांतर क्रम में धारिता सीधी जुड़ती है, C1 + C2 + C3। तो कुल धारिता कैसे जोड़ेंगे सबकी, 1 + 3 + 2, ये 6 माइक्रोफेरेड हो गई। तो इसका मतलब ये तीनों संधारित्र जो है, तीनों मिलकर के एक संधारित्र बन जाएगा, और इसकी धारिता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 माइक्रोफेरेड हो गई, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको एक बार इसको पूरा हटा देता हूँ। अब देखो इसी सवाल को अगर मैं मॉडिफाई करूँ, ये प्रश्न आपको परीक्षा में इस तरीके से दिया जाए कि आपसे, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आसान था। अगर आपको एक सवाल दे दे कि बिंदु ए और बी के बीच में कुल धारिता ज्ञात करो, और यहाँ से ये मैं संधारित्र हटा दूँ, इस संधारित्र को हटा करके मैं यहाँ जोड़ दूँ बच्चों, ये 3 माइक्रोफेरेड, और अब मैं कहूँ कुल धारिता निकालूँ। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन से 2 श्रेणी क्रम में और कौन से 2 समांतर क्रम में है, आप खुद सोचें। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, वो पहले वाला मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप अभी पहले नोट मत करना, इसको मत नोट करना, इसको पहले आप खुद सोचो, यहाँ पे कौन से 2 समांतर क्रम में, कौन से 2 श्रेणी क्रम में है। फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँ, पहले मैं एक नोट लिखूँगा, एक चीज़ लिखूँगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लिखना, ठीक है। लेकिन अभी आप अपना दिमाग लगाए, मैंने पहले ये संधारित्र ऐसे था, जिन 2 बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता निकालनी थी, ए और बी, उनसे जुड़ा हुआ था। जो इससे पहले मैंने सवाल किया उसमें ये 3 माइक्रोफेरेड इधर था, लेकिन मैंने इसको हटा करके ऐसे कर दिया, इन दोनों बिंदुओं से नहीं जोड़ करके ऐसे जोड़ दिया। तो अब आप दिमाग लगाओ, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो गलत है वो। क्यों? क्योंकि ये 2 श्रेणी क्रम में तब होते हैं जब इन दोनों के बीच में ये ऐसे जॉइंट नहीं निकला हो। 2 संधारित्र, अगर एक संधारित्र ये और एक संधारित्र ये दोनों श्रेणी क्रम में तभी होंगे जब ये दोनों लगातार जुड़े हुए हैं। ये इससे ये लगातार बीच में कोई जॉइंट नहीं निकला हुआ होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जॉइंट निकला हुआ है, यानी आगे कोई और भी जुड़ा हुआ है, तब वो श्रेणी क्रम नहीं होगा। भाई जैसे श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश इससे सीधा इसके पास पहुंचता है, बराबर आवेश जाता है, लेकिन ये बीच में जॉइंट आ गया तो कुछ आवेश नीचे चला जाएगा, तो अब इन दोनों पे बराबर आवेश थोड़ी रहेगा। तो ये दोनों कभी भी श्रेणी क्रम नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। अगर अब मैं इनकी बात करूँ, जैसे कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि ये दोनों समांतर क्रम में, तो वो भी गलत है, ये दोनों समांतर क्रम नहीं हो सकते। समांतर क्रम की विशेषता ये है बच्चों कि 2 संधारित्र जैसे यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में दोनों की पहली प्लेट एक ही बिंदु पे, जैसे इन दोनों की पहली प्लेट एक ही बिंदु ए से जुड़ी, और दूसरी प्लेटें भी बच्चों आपस में जुड़ी होनी चाहिए। तो इसकी दूसरी प्लेट कहीं और जा रही है और इसकी दूसरी प्लेट कहीं और जा रही है, तो ये कहाँ से समांतर क्रम हो गया, है ना। पहली प्लेटें तो जुड़ी हुई इसकी, लेकिन दूसरी प्लेट इसकी इस यहाँ पे जा रही है और दूसरी प्लेट इसकी यहाँ जा रही है, और बीच में संधारित्र आ रहा है, जबकि दोनों प्लेटें जो है पहली प्लेट आपस में सीधी जुड़ी हो, दूसरी प्लेटें आपस में जुड़ी हो। यह नहीं है समांतर क्रम। आपको लगता है कि कोई ये 2 मुझे समांतर क्रम में लग रहे हैं सर, या फिर मुझे ये 2 श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, तो मैं उस डाउट को आपको क्लियरिफाई करूंगा कि वास्तव में यहाँ पे कोई भी 2 श्रेणी क्रम या कोई भी 2 समांतर क्रम में नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताएं। आप जब इसमें डाउट लाओगे ना, ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें आप जितना ज़्यादा सोचोगे और आप थोड़ी समस्या लाओगे कि भाई मुझे ये ऐसा यहाँ लग रहा है, तो वो जब आप पूछोगे क्लियरिफाई होगी, तब आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रेडी होंगे।
तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसी को एज इट इज़ वैसे वैसे मान के मत चलो, आप खुद भी अपनी तरफ से सोचो। अच्छा, एक और मैं आपको खास बात ये बता रहा था कि हमें धारिता किन दो बिंदुओं के बीच में निकालनी, ए और बी के बीच में निकालनी, यानी इन सारे संधारित्रों को समेट के ए और बी के बीच में एक संधारित्र बनाना है बच्चों सबको। तो बिंदु ए और बी मेन बिंदु है, यानी इन बिंदुओं से हमारे आगे बैटरी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? बैटरी जुड़ी हुई है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपके जो दो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे ए और बी मेन पॉइंट, अब इधर मैं सी और डी लिख लूँ तो ये सी और डी मेरे कोई मेन पॉइंट नहीं, मुझे तो प्रश्न ने धारिता निकालने को कहा ए और बी के बीच में, तो ए और बी मेरे मुख्य बिंदु है। तो ए के दोनों तरफ जो दो संधारित्र होंगे वो कभी भी श्रेणी क्रम नहीं होंगे, गलती से भी इनको श्रेणी क्रम में मत ले लेना, ये दोनों श्रेणी क्रम में नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से ये बैटरी जुड़ी है। और बी के भी दोनों तरफ वाले कभी भी श्रेणी क्रम नहीं होंगे, ये बात आपको दिमाग में रखनी। जिन दो बिंदुओं के बीच में धारिता निकालनी है उन दोनों बिंदुओं के दोनों तरफ वाले संधारित्र कभी श्रेणी क्रम में नहीं होते, उन दोनों बिंदुओं के दोनों तरफ वाले कभी भी श्रेणी क्रम नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली वास्तव में कोई भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं है। तो इस प्रश्न को किस तरीके से हल करोगे, तो मैं पहले एक नोट में एक टॉपिक लिखो आप, एक नोट में मैं एक टॉपिक लिखा देता हूँ जिसको कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ये हालांकि हमारे आगे आएगा, धारा विद्युत की वाला जो चैप्टर है उसके अंदर है पूरा, प्रैक्टिकल भी आपके। व्हीटस्टोन सेतु कहता है कि एक अगर चतुर्भुज हो, जैसे ये चतुर्भुज बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक चतुर्भुज बनाया और ये दो बिंदु ए और बी मेन बिंदु है और इधर ये बिंदु सी है, इधर कौन सा बिंदु है? D1। अगर एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं पे चार संधारित्र लगे हुए हैं और बीच में ये विकर्ण है भाई, ये विकर्ण, एक तो ये विकर्ण ए और बी वाला नहीं, मुख्य बिंदु वाला विकर्ण नहीं, दूसरे बिंदु के विकर्ण पे अगर कोई मान लो संधारित्र जुड़ा हुआ है, ये संधारित्र मैं इसको नाम देता हूँ C1, इसको नाम देता हूँ मैं C2, इसको नाम देता हूँ C3 और इसको नाम देता हूँ मैं C4। अगर ऐसे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पे चार संधारित्र लगे हुए हैं और बीच में एक पांचवा संधारित्र ऐसे लगा हुआ है, इस तरीके से, ये जो चित्र मैंने बनाया हुआ है बच्चों, ये संधारित्र इधर नहीं होना चाहिए, इधर हो गया तो फिर तो सवाल बहुत सरल हो जाएगा, इधर हो गया तो फिर ये दोनों श्रेणी तीनों समांतर हो जाएंगे, लेकिन ये बीच में आया। अगर ये ऐसे संधारित्र बीच में आ जाता है तो इसको कहते हैं ये व्हीटस्टोन सेतु है। और ये जो बीच वाली जो भुजा आ रही है ये, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन, यही सेतु, यही सेतु यानी पुल, ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज इंग्लिश में कहते हैं, ये ब्रिज का काम करेगा, ये पुल है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है कि अगर यदि ऐसा हो जाए कि इन दोनों का अनुपात, देखो ये पुल है ना, ब्रिज के ऊपर की तरफ ये पुल है, पुल के दोनों तरफ ऊपर कौन जुड़े हुए हैं? C1 और C2, इन दोनों का अनुपात, और इस पुल के नीचे इन दोनों का अनुपात है C3 और C4, अगर बराबर आ जाता है, ये जो ब्रिज है इसके इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर बराबर होता है तो आप कहोगे कि ब्रिज संतुलित है। कैसा है? संतुलित। और संतुलित होने की अवस्था में ये C5 जो है ये हट जाएगा, इसको हटा दो, ये कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का अनुपात निकालूंगा भाई, इसमें इसका भाग दूंगा मैं 2/2 और इसमें इसका भाग दूंगा 4/4। तो 2/2 कितना आएगा बच्चों? 2/2 1 आएगा, और 4/4 भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है, बराबर है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु हमारा संतुलित है। कैसा है? संतुलित है। और व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो फिर ये भुजा, जो बीच वाली भुजा, ये हट जाएगी, तो अतः 3 माइक्रोफैराड हट जाएगा। ये हट जाएगा बच्चों। अब ये वाली चीज़ मैं, आप लिख लो, पहले नोट लिखो, फिर इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, आप पहले ये नोट में ये लिख लेना। तो अब बच्चों देखो, इसको हटा दो 3 माइक्रोफैराड को, तो कैसा हो जाएगा? ये 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र, ये 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र, और ये भी 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र, और बीच में जो संधारित्र है उसको मैंने हटा दिया, हट गया बीच वाला। अब तो बच्चों प्रश्न बहुत इजी हो गया। ये दोनों कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में। अब तो श्रेणी क्रम में कोई जॉइंट भी नहीं निकला हुआ बीच में, ये दोनों श्रेणी क्रम। बिंदु ए और बी तो लिख लिया करो आपके, ये 2 मेन पॉइंट है। ये ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में, और दोनों को मिला करके 1 कर दो बच्चों। कैसे 1 करोगे? सूत्र कौन सा लगाओगे? C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तो ये मिलकर के हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। और ऐसे कैसे, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है तो ये भी मिलकर के 1 हो जाएंगे।
तो 4 × 4 बटा 4 + 4 मिलकर के 2 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है, तो इनको जोड़ दो। समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो 1 + 2 जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइक्रोफेरेड। तो ए और बी के बीच में कुल धारिता आ गई हमारे 3 माइक्रोफेरेड। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब परीक्षा में देखो, ये तो आपको सीधा दिख रहा था व्हीटस्टोन सेतु, कई बार हमें सीधा दिखता नहीं है व्हीटस्टोन सेतु, हमें बनाना पड़ता है। तो जैसे मैं एक ऐसे ही सवाल आपको करा रहा हूँ, जैसे बच्चों देखना, एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए बी की जगह पी क्यू ऐसे कोई दूसरे बिंदु भी बना के दे सकते हैं कि मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो फिर करते हैं। अब इस तरीके से दिया हुआ सवाल आपको, ये 3 संधारित्र है, बिंदु ए और बी, और हर संधारित्र की धारिता जो है वो सी है, और फिर यहाँ पे भी ये संधारित्र जुड़ा हुआ है। यहाँ सी का मान मैं 1 दे देता हूँ, 1 माइक्रोफेरेड धारिता, सबकी धारिता जो है 1 माइक्रोफेरेड है। ये सवाल करना है बच्चों। अब देखो, इस सवाल में आप अपनी तरफ से सोचना, मैं तो सीधा सरल करवा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से सोचना। आपको ऐसा कोई लगता है कि सर ये मुझे 2 श्रेणी क्रम लग रहे हैं, मुझे ये समांतर क्रम लग रहे हैं, पर वास्तव में यहाँ पे कोई भी 2 श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं है। जैसे ये दोनों अगर आपको श्रेणी लग रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये दोनों श्रेणी में तब होते हैं जब ये जॉइंट नहीं निकला हुआ होता, लेकिन इन दोनों के बीच में जॉइंट निकला हुआ है। ये दोनों श्रेणी क्रम है नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये देखो यहाँ तार निकल रहा हुआ ऊपर, श्रेणी क्रम नहीं है। ये दोनों समांतर नहीं है, क्योंकि इनकी पहली प्लेट तो ये जुड़ी हुई है, एक ही बिंदु पे मिल रही है, लेकिन इसकी दूसरी प्लेट कहीं और जा रही है और इसकी दूसरी प्लेट कहीं यहाँ आ रही है, और दोनों के बीच में संधारित्र बैठा हुआ है। कुल मिला के कोई भी 2 श्रेणी क्रम और समांतर क्रम नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन है, ये व्हीटस्टोन सेतु है। जब भी आपको 5 संधारित्र दिख जाए, 1 2 3 4 5, या आगे जरूरी नहीं 5 संधारित्र हो, लेकिन फिर भी इस तरीके की व्यवस्था दिख जाए आपको, तो आपको पहले एक बार दिमाग लगाना कि व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जैसे इस प्रश्न में क्या होगा, जैसे मैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक बिंदु को नाम दे दो सी, जहाँ वायर मिल रहा है, और इसको नाम दे दो डी। तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ सी और नीचे यहाँ लिख लेते हैं डी। अब बच्चों देखना, मैं एक एक संधारित्र को ले रहा हूँ। ये संधारित्र किन 2 बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है, ए और सी। तो ये ए और सी के बीच में एक संधारित्र, ये लो 1 माइक्रोफेरेड का आ गया एक। ये संधारित्र किन 2 बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है, सी और डी। ये लो सी और डी के बीच में एक संधारित्र, ये सी और नीचे वाला है डी, इनके बीच में एक संधारित्र आ गया 1 माइक्रोफेरेड का। ये संधारित्र किसके बीच में जुड़ा हुआ है, बी और डी। ये देखो बी और डी के बीच में एक संधारित्र आ गया 1 माइक्रोफेरेड। हो गए तीनों नीचे वाले। ऊपर वाला एक ही किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और डी। तो ये लो ए और डी के बीच में एक संधारित्र, और ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है, सी और बी। तो ये लो सी और बी के बीच में एक संधारित्र, ठीक है, हो गए। और बिंदु ए और बी हमारे मेन बिंदु है, जिनके बीच में हमें कुल धारिता निकालनी। अब बच्चों देखो, ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया। कैसे हो गया व्हीटस्टोन सेतु, देखो पूरा अभी मैंने समझाया था वैसे। अब आप अनुपात देखो, इसका और इसका अनुपात देखो कितना होगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो अनुपात 1 हो रहा है। इन दोनों का भी अनुपात चेक कर लो, 1/1 1 हो रहा है, तो अनुपात बराबर। इसका मतलब ये बीच वाला हट जाएगा, और जैसे ये बीच वाला हट जाएगा तो आपको पता है ये दोनों तो श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में इसको और इसको मिला के 1 बनाओगे, तो कैसे सूत्र लगाओगे, 1 × 1/1 + 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आएगा, फिर समांतर क्रम। अरे समझ रहे हो ना, मैंने पहले सवाल कराया हुआ है। इसका और इसका अनुपात चेक करो, ये व्हीटस्टोन बन गया है। तो अनुपात इसका और इसका 1 आ रहा है, 1/1, और ये भी 1/1 1 हो रहा है। तो इसको बीच वाले को हटा दो, बीच वाले को हटाओगे तो ऐसा चित्र बनेगा। ये बिंदु ए है और ये बी है, और ये सब संधारित्र 1-1 माइक्रोफेरेड के हैं। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनका सूत्र लगाओगे श्रेणी क्रम वाला, तो ये 1/2 आएगा। ये भी श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओगे तो 1/2, फिर वो दोनों समांतर हो जाएंगे। तो कुल मिला के इसका उत्तर पूरे का 1 माइक्रोफेरेड आएगा। ये आपको करना है। अब आगे 2 डायग्राम आपको बनाने हैं, इन दोनों को मिला के 1, इन दोनों को मिला के 1, फिर पूरे को 1 बनाना है, ठीक है। अब बच्चों ये अगर प्रश्न आपके सामने वापस मैं दे दूँ और उसको थोड़ा चेंज कर दूँ, मैं इस संधारित्र को हटा दूँ और इसको भी हटा के सीधा ही जोड़ दिया मैंने, तब आप क्या करोगे इस प्रश्न को। तो तब इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे वो दिखा देता हूं मैं। वापस ये नया प्रश्न है बच्चों। अब आपको इस तरीके से दे दिया और इसमें कहा तुल्य धारिता ज्ञात करो, कुल धारिता ज्ञात करो। या इस बार 3 संधारित्र है,
लेकिन फिर भी इसको व्हीटस्टोन के हिसाब से करना है। मैं इसका चित्र यहाँ बना देता हूँ। देखो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु कौन सा है, डी है। पहला संधारित्र किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और सी। तो ये लो ए और सी के बीच में एक संधारित्र। ये संधारित्र किसके बीच में, सी और डी। तो सी और डी के बीच में ये एक संधारित्र। और ये बी और डी, तो ये बी और डी के बीच में एक संधारित्र। ठीक है बच्चों, ये देखो ए बिंदु से डी बिंदु सीधा जुड़ा हुआ है, ये ए से डी सीधा जुड़ा हुआ है, ये देखो। और ये बी और सी सीधे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, ये बी और सी सीधे जुड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है। यानी ए और डी के बीच में कुछ नहीं आ रहा है, सीधा जुड़ा हुआ है, तो ए को डी से सीधा जोड़ दो आप। और सी और बी के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, सी और बी को आप सीधा जोड़ दो। सीधा मतलब कहने का मतलब हुआ 3 संधारित्र खाली और तीनों मैंने जोड़ दिए। ये डायरेक्ट जोड़ दिया, ये डायरेक्ट जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे इससे ये सीधा जुड़ा हुआ, इससे ये सीधा जुड़ा हुआ। अब इससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, क्या हो गया चेंज इसमें। देखो बच्चों, आपको पता है अब ये तीनों संधारित्र जो है, आपको तो श्रेणी क्रम लग रहे होंगे शायद, ये तीनों श्रेणी क्रम दिखे होंगे पहले, बाकी श्रेणी नहीं, क्योंकि बीच में जॉइंट आ रहा है। ये भी श्रेणी नहीं है, बीच में जॉइंट आ रहा है। तो फिर कौन से क्रम में है। और यहाँ कोई व्हीटस्टोन भी नहीं लग रहा है, आप इधर से इधर कोई अनुपात निकाल दो, इधर से इधर अनुपात निकाल दो। देखो इन बिंदुओं के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब ऐसे दो बिंदु सीधे जुड़े हुए हो तो आप उन दोनों बिंदुओं को मिला के एक कर दो, यानी ए बिंदु और डी बिंदु के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये बिंदु ए और डी दोनों मिलकर के एक हो गया। मैंने इस डी को ए के पास लिख लिया। और बी और सी के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैंने बी और सी को मिला करके एक बना दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये संधारित्र किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और सी। तो ये बिंदु ए है और ये कौन सा बिंदु है बच्चों, सी। तो ए और सी के बीच में एक संधारित्र, 1 माइक्रोफैराड का। ये किसके बीच में, सी और डी। तो ये तो है सी और वो डी का भी काम कर रहा है, सी और डी के बीच में एक संधारित्र। और ये बी और डी के बीच में ये एक संधारित्र। तीनों संधारित्र जोड़ दिए 1-1 माइक्रोफैराड के, यानी वास्तव में ये तीनों समांतर क्रम में है बच्चों। देखो ये समांतर क्रम में, तो ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड और ये भी 1 माइक्रोफैराड, जुड़ करके तीनों कितने हो जाएंगे, 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसी तरीके का मैं एक सवाल और दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो अभी तक व्हीटस्टोन पे किए, बिना व्हीटस्टोन वाला दे रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके का एक जैसे बिंदु कैसे बनाने हैं आपको, तो इसको भी नोट कर लो। और एक ये मिलकर के ए और बी के बीच में कुल धारिता बच्चों 3 माइक्रोफैराड हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल और करवा रहा हूँ। अब जैसे बच्चों देखो, आपको इस तरीके से एक सवाल दिया जा रहा है। ये सब 1-1 माइक्रोफैराड के संधारित्र है ना, 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। और यहाँ पे सी लिख लूँ मैं, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। अब आपको ए और बी के बीच में कुल धारिता निकालनी है। ये चित्र आपको इस तरीके से दिया हुआ है। देखो ये चित्र थोड़ा, मैं इसको, ये कभी भी कैसा भी चित्र दिया जाए आपको थोड़ा जटिल लगता है तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करो। तो मैं इसका सरलीकृत चित्र बना रहा हूँ। सरलीकृत कैसे करोगे इसको, जैसे ये तो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। पहले तो 2 मेन बिंदु हमारे जिनके बीच में कुल धारिता निकालनी है, उनको दूर दूर लिख लो, अलग अलग लिख लो, ए और बी। ठीक है, ए और बी। अब बच्चों देखो आप, और यहाँ मैं बिंदु ओ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो बी और सी के बीच में कुछ आ रहा है क्या, बी सी से सीधा जुड़ा हुआ है। देखो बी और सी से सीधा जुड़ा हुआ है, तो बी और सी के बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको बी और सी ए की बिंदु है, तो मैं बी के पास लिख लेता हूँ सी, ये ए की बिंदु है। अच्छा, सी और डी के बीच में कुछ आ रहा है क्या बच्चों, कुछ भी नहीं आ रहा है सी और डी के बीच में, तो सी और डी भी आपस में एक ही बिंदु है, इन दोनों को मिला के एक कर दो। और डी और ई के बीच में कुछ आ रहा है क्या बच्चों, डी और ई के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डी और ई भी क्या है, एक ही बिंदु है, डी और ई को मिलाकर एक कर दो। और ई और बी के बीच में कुछ आ रहा है क्या, ई और बी सीधा जुड़ा हुआ है, तो ई और बी एक ही हो गया। देखो यानी कहने का मतलब ये एक बिंदु 4 बिंदु का काम कर रहा है, बी सी डी ई। ठीक है, चारों मैंने मिला करके बना दिया। अब इस चित्र को देखना, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। पहला ये संधारित्र किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ओ और ए, तो ओ और ए के बीच में ये एक संधारित्र आ गया, निपट गया। ये किसके बीच में है, ओ और सी के बीच में, तो ये रहा ओ और ये रहा सी, सी का भी काम कर रहा है, 4 बिंदु का काम कर रहा है। ओ और सी के बीच में ये एक संधारित्र है। ये किसके बीच में, ओ और डी, ये ओ और डी के बीच में एक संधारित्र। ये किसके बीच में, ओ और ई, ये ओ और ई के बीच में। बस हो गए 1 2 3 4 संधारित्र हो गए। अब बच्चों देखो ये बिंदु ए के बीच में ये एक संधारित्र लगा हुआ है 1 माइक्रोफैराड का, ये भी सब 1-1 के ही हैं, तो ये 1-1-1 समांतर क्रम में जुड़ते हैं, तो सीधे मिलकर के जुड़ करके कितने हो गए, 3 माइक्रोफैराड। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी लिख लेता हूँ मैं, ये 3 माइक्रोफैराड।
और ये दोनों अब कौन से क्रम में रह गए, ये तो एक है, ये तीनों मिलकर 3 हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इनको मिला करके इनकी कुल धारिता बताओ भाई कितनी होगी। तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता होगी 1 × 3 अपॉन 1 + 3, तो 3/4। तो कुल धारिता बच्चों आ गई 3/4 माइक्रोफेराड। ठीक है, श्रेणी क्रम में आपको पता ही है ना, दोनों का गुणा करना है और दोनों का जोड़ करना है। 3/4 माइक्रोफेराड जो है वो उत्तर आ गया हमारे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगले लेक्चर में अपन हालांकि दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट ट्राई करेंगे बाद में आपको और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रोवाइड करवाएं। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार वापस खुद बिना देखे करना, और आपके पास जो भी बुक है उस किताब में ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे संधारित्रों के संयोजन के ऊपर, तो आप उनको हल करें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, अगले लेक्चर में डिटेल से और बात करेंगे। थैंक यू।